Hello everyone, today I am going to discuss Unit 4 of electric vehicles. So let's start with the discussion of this unit. So let's move ahead with the discussion from the question number 1. So first question is, what are the various design consideration for the EV charging system? सो ईवी चार्जिंग सिस्टम के लिए जो वेरियस डिज़ाइन कंसिडरेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें बहुत सारे जो ईवी चार्जिंग सिस्टम होते हैं उसमें वेरियस डिज़ाइन कंसिडरेशन होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है डिसाइडिंग द टाइप ऑफ चार्जर। मतलब सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि किस टाइप के चार्जर को आप जो है यूज़ कर रहे हैं। दो टाइप के चार्जर होते हैं, एक डेस्टिनेशन चार्जर होता है और एक इन रूट चार्जर होता है। जो डेस्टिनेशन चार्जर होता है इसको हम लोग स्लो AC चार्जर कहते हैं, और जो इन रूट चार्जर होता है उसको हम लोग फास्ट DC चार्जर कहते हैं। डेस्टिनेशन चार्जर को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं होम चार्जिंग के लिए। डेवलपिंग एंड AC चार्जर इज़ सिग्निफिकेंटली चीपर एंड ईजियर। जो AC चार्जर होता है वो सस्ता होता है और बहुत ही ज़्यादा ईजियर होता है इसका फंक्शन परफॉर्म करना। इन एडिशन द मेजोरिटी ऑफ द EV चार्जर आर गोइंग टू बी AC इन द लॉन्ग रन। फ्यूचर में अगर देखें तो जो AC चार्जर का स्कोप है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है ड्यू टू इस चीपरनेस एंड ईजियर है ये। इस वजह से इसका जो स्कोप है फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। सेकेंड है हमारा पिकिंग अ टारगेट। सो हमें एक इलेक्ट्रिक कार जो है वो प्लग इन हाइब्रिड या फिर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकती है। चार्जर टू गो विद द इलेक्ट्रिक इज़ viewed as a grudging must have. Due to this attitude, the consumers are likely to go for the cheapest option. Beginning with one target market will improve the chance of success of a business. The market for EV charger is fiercely competitive, so business needs a sales channel where it can offer an advantage over the competitor. इसमें हम लोग डिज़ाइन कंसिडरेशन में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमें किस टाइप के चार्जर को यूज़ करना है, AC चार्जर या फिर DC चार्जर। AC चार्जर जो है स्लो चार्जर होते हैं, DC चार्जर जो होते हैं फास्ट चार्जर होते हैं। फिर पिकिंग अ टारगेट, हमारा जो इलेक्ट्रिक कार है ये जो है हो सकता है प्लग इन हाइब्रिड या फिर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ जो हमें सस्ता पड़ेगा उस टारगेट को हम लोग जो है चूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल वी आर रनिंग। ये है हमारा पिकिंग अ टारगेट। फिर है हमारा आइडेंटिफाइंग योर टारगेट रीजन। EVSC स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस वेरी बाय द कंट्री। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट स्टैंडर्ड होते हैं ये कंट्री बाय कंट्री वेरी करते हैं इसके स्टैंडर्ड्स। इन एडिशन कंट्रीज़ हैव दियर ओन वायरिंग रेगुलेशन। जो बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, सारी कंट्रीज़ का उनका खुद का रेगुलेशन होता है। एंड कैसे जो है इक्विपमेंट का कनेक्शन ग्रिड के साथ होगा इसके लिए भी उनका खुद का रेगुलेशन ही होता है। दिस रेगुलेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द डिज़ाइन ऑन द चार्जर। ये रेगुलेशन जो है डिज़ाइन को इम्पैक्ट करते हैं कि चार्जर कैसा होगा। फॉर अ बिजनेस आइडेंटिफाइंग द टारगेट रीजन एंड दियर एसोसिएटेड रूल्स एट द आउटसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट रीजन को आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर EV। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज़ चार्ज पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 फिजिकल सेगमेंट होते हैं EV चार्जर डिज़ाइन के: केसिंग, केबलिंग एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हेन डिज़ाइनिंग दिस एस्पेक्ट वी मस्ट कीप इन माइंड दैट दीज आर एक्सपेंसिव पीसेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नीड टू लास्ट। जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं EV को तो हमारे दिमाग में एक बात होती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड लंबे टाइम तक ये चलने वाली हैं। तो जो कस्टमर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो EV चार्जर है वो ज़्यादा टाइम तक चले मिनिमम मेंटेनेंस के साथ। रिलायबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है यहाँ पे। चार्ज पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगर देखें EV चार्जर डिज़ाइन में 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं: केसिंग, केबलिंग एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स। जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को तब हमारे दिमाग में होता है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं एंड लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं EV चार्जर को तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि EV चार्जर जो है लॉन्ग टाइम तक चलें और इनका जो मेंटेनेंस हो वो काफ़ी कम रहे और रिलायबिलिटी भी जो है मेंटेन रहे। EV चार्जिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज EV चार्जिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ब्लॉक ऑफ डेवलपमेंट रिक्वायर कन्फर्मिंग टू द मल्टीपल स्टैंडर्ड। इट इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट।
In electric vehicle market, many standards and regulations are changed and being updated. Your charging system must have a reliable update provision system to cope up with. सो ईवी चार्जिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये द सॉफ्टवेयर ब्लॉक ऑफ डेवलपमेंट रिक्वायर कन्फर्मिंग टू मल्टीपल। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है ईवी के अंदर, इसमें जो है मल्टीपल स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। और जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है ईवी चार्जिंग सिस्टम में, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। एंड एक रिलाएबल अपडेट प्रोविज़न सिस्टम होना चाहिए चार्जिंग सिस्टम के लिए। So basically EV charging system software, whenever we are designing the software for the EV charging system, then it has multiple standard and ये जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर लास्ट है हमारा द सॉफ्टवेयर। ऑलमोस्ट ऑल स्मार्ट चार्जर एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। सभी जो स्मार्ट चार्जर होते हैं वो एक नेटवर्क का पार्ट होते हैं। दीज ऑल आर कनेक्टेड टू अ चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जो स्मार्ट चार्जर्स होते हैं वो जो है चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। अ बिजनेस कैन ईदर चूज टू डेवलप इट्स ओन बैक ऑफिस सोल्यूशन और पे अ लाइसेंसिंग फी फॉर अ थर्ड पार्टी सोल्यूशन। सो एक जो बिज़नेस है वो आइदर अपना खुद का एक डेवलप कर ले बैक ऑफिस सोल्यूशन, या फिर एक लाइसेंसिंग फ़ी पे करे थर्ड पार्टी सोल्यूशन के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरियस डिज़ाइन कॉन्सिडरेशन फॉर द ईवी चार्जिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किस टाइप के चार्जर को यूज़ करेंगे। तो डिसाइडिंग द टाइप ऑफ चार्जर AC और DC, फिर पिकिंग अ टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो प्लग इन हाइब्रिड है कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उस हिसाब से हम लोग एक टारगेट को चूज़ करेंगे, पिक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपने टारगेट रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमारा टारगेट रीजन आइडेंटिफाई हो गया है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो चार्ज पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है। जैसे ईवी चार्जर डिज़ाइन में 3 केसिंग, केबलिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये चीज़ें चेक करेंगे। फिर ईवी चार्जिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कैसे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं एंड इसका हमें कैसे यूज़ आएगा इसको देखेंगे। एंड देन लास्ट वन इज़ दी सॉफ्टवेयर। जो सारे स्मार्ट चार्जर्स होते हैं वो एक नेटवर्क का पार्ट होते हैं एंड दे ऑल आर कनेक्टेड विथ अ चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। So this is the first question. Now let's move ahead with the discussion of the second question. So what are the various design guidelines for the EV charging station? So various guidelines हैं। जैसे चार्जिंग स्टेशन हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो की जानी चाहिए। जैसे कि ब्लू एंड जो ग्रीन और रेड लाइट जलती है जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उस प्रकार से यहाँ पे ईवी चार्जिंग सिस्टम के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। तो वहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग कलर होना चाहिए। ऐसे कलर जो आँखों को एकदम दिखे, ऐसे कलर्स को जो है हमें ईवी चार्जिंग स्टेशन पे यूज़ करना चाहिए। लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट्स की वहाँ पे प्रॉपरली लाइट्स लगे होने चाहिए ताकि चीज़ों को हम लोग अच्छे से देख सकें। फिर हाइट, गुड हाइट, द टॉप ऑफ चार्जिंग स्टेशन शुड स्टैंड वेल अबव द हाइट ऑफ एवरेज कार। जो चार्जिंग स्टेशन की हाइट होनी चाहिए उसका जो टॉप पोर्शन होना चाहिए, जो एवरेज कार की हाइट होती है उससे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि दूर से भी वो हमें चीज़ें विजिबल हो। फिर कॉर्ड और द केबल इंक्लूडेड, इंस्टेड ऑफ जस्ट इंक्लूडिंग अ पोर्ट फॉर चार्जिंग स्टेशन शुड हैव द कॉर्ड or the cable included so that a driver can just get out of the car, grab the cord from the station and plug it in. So cord और केबल इंक्लूडेड। हमें सिर्फ एक पोर्ट चार्जिंग के सिर्फ हम लोग एक पोर्ट रखते हैं चार्जिंग के लिए, उसके अलावा हमें एक कॉर्ड या फिर केबल रखना चाहिए ताकि जो ड्राइवर है वो गाड़ी से निकले और उस कॉर्ड को ले और उसको जो है ग्रैब द कॉर्ड फ्रॉम द स्टेशन और उसको अपनी गाड़ी में जो है मतलब जो उसका व्हीकल है उसमें प्लग कर ले और उससे जो है उसकी चार्जिंग होने लगेंगी। कॉर्ड और केबल होल्डर, सो जो कॉर्ड और केबल हम लोग स्टेशन से लेंगे उसको होल्ड करने के लिए, मतलब उसको जिस चीज़ में प्लग करेंगे उसके लिए हमें एक कॉर्ड केबल होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर इंस्ट्रक्शन, जो चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है क्लियरली बोल्ड लेटर्स में होने चाहिए। क्लियर एंड सिंपल प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, जो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं एक कोई ऑटो रिक्शा है
उसको चार्ज करने का जो चार्जिंग स्टेशन है वो कितना पैसे चार्ज कर रहा है। जैसे वो 1 घंटे के लिए चार्ज करेगा तो कितना पैसा लगेगा, 2 घंटे के लिए चार्ज करेगा तो कितना पैसा लगेगा। तो जो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। फिर कस्टमर सपोर्ट 24/7 मतलब कि 24 घंटे जो है कस्टमर सपोर्ट जो है अवेलेबल होना चाहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल आर चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैसे चार्ज करते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ईच व्हीकल इज़ इट्स प्रोपल्शन एंड द फ्यूल। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी व्हीकल के लिए होती है वो होता है उसका प्रोपल्शन और फ्यूल। इलेक्ट्रिक कार्स आर प्रोपोल्ड बाय द इलेक्ट्रिक करेंट। सो द मेथड ऑफ चार्जिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है इसको कैसे रन कराते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट के थ्रू। तो इसका जो चार्जिंग है वो इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ चार्जिंग जो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती हैं, एसी एंड डीसी। द पावर दैट कम फ्रॉम द ग्रिड इज़ ऑलवेज एसी पावर। जो ग्रिड से पावर आता है वो हमेशा एसी पावर होता है। However, the electric vehicles are built on the integrated circuit and the batteries which need the direct current for their operation। जबकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इंटीग्रेटेड सर्किट पे बनी होती हैं और बैटरीज पे बनी होती हैं उनको जो है डायरेक्ट करंट चाहिए होता है। अब बैटरी डिपेंडेंट डिवाइस कैन ओनली बी चार्ज यूजिंग अ कन्वर्टर। जो एक बैटरी डिपेंडेंट डिवाइस होती है उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं कन्वर्टर का यूज़ करके, जो कि कन्वर्ट करेगा एसी पावर को डीसी पावर में। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल दिस कन्वर्टर इज़ इनसाइड द कार। इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में क्या होता है कि ये चार्जर जो होते हैं कार के अंदर ही लगे होते हैं, जो कि अपने आप ही एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। पावर ऑलवेज नीड्स टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम एसी टू डीसी व्हेन चार्जिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो पावर जो है हमेशा वो कन्वर्ट होता है एसी टू डीसी में जब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते हैं। इन केस ऑफ डीसी चार्जर मतलब फास्ट चार्जिंग के लिए हमें दिस कन्वर्टर कैन बी फाउंड इनसाइड द चार्जर इटसेल्फ। चार्जर के अंदर ही ये सारे कन्वर्टर लगे होते हैं। इन दिस केस द कन्वर्टर इनसाइड द चार्जर टेक केयर ऑफ द कन्वर्जन। एज अ रिजल्ट द डीसी चार्जर यूजुअली लार्जर एंड मोर एक्सपेंसिव। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उसका प्रोपल्शन और फ्यूल जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक करंट से रन करता है तो इसका जो चार्जिंग मेथड है वो इम्पॉर्टेंट है। हम जो इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं वो 2 टाइप का होता है, एसी एंड डीसी। और जो ग्रिड से पावर आता है वो हमेशा एसी सप्लाई ही हमें मिलती है। और बैटरी डिपेंडेंट सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि वो जो है डीसी करंट को जो है वो डीसी फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, मतलब कि लेता है। सो इसके लिए हमें कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में तो जो कन्वर्टर होते हैं वो ऑलरेडी कार के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एसी जो होता है वो स्लो चार्जर होता है, डीसी जो होता है फास्ट चार्जर होता है। एसी में हमें एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन डीसी में क्या होता है जो चार्जर होता है उसी के अंदर कन्वर्टर लगा होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो डीसी चार्जर होते हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं एंड एक्सपेंसिव भी होते हैं इन केस ऑफ कंपैरिजन विथ द एसी चार्जर। सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करा जाता है। नाउ डिस्कस अबाउट द एसी चार्जिंग ऑफ द ईवी ऑल्सो गिव एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एसी चार्जिंग स्टेशन। सो एसी चार्जिंग क्या होती है ईवी की। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन चार्जिंग मेथड फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल विथ अ प्लग। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के। व्हेन चार्जिंग एन इलेक्ट्रिक कार विथ अल्टरनेटिंग करंट द कार्स ऑन बोर्ड सिस्टम इज़ यूज्ड। सो जब हम लोग इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट से तो क्या होता है कि ऑन बोर्ड चार्जर का यूज़ होता है। इट रिसीव्स द अल्टरनेटिंग करंट एंड कन्वर्ट इट इनटू द डायरेक्ट करंट एंड सेंड टू द कार बैटरी। सो बेसिकली ऑन बोर्ड चार्जर क्या करता है जो एसी करंट है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करता है एंड उसको जो है कार की बैटरी के पास सेंड कर देता है। द की पैरामीटर व्हेन चूजिंग एन इलेक्ट्रिक कार इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस ऑन बोर्ड चार्जर।
जो की पैरामीटर होता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक कार को चूज़ करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि ऑनबोर्ड चार्जर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। द कार्स चार्जिंग स्पीड डिपेंड ऑन हाउ फास्ट दिस ऑनबोर्ड चार्जर सिस्टम रिसीव्स द अल्टरनेटिंग करंट। जो चार्जिंग स्पीड है वो डिपेंड करता है कि जो बैटरी है वो कितनी तेज़ी से जो है अल्टरनेटिंग करंट को रिसीव कर रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस द चार्जिंग स्पीड विल गेट इंक्रीज और डिक्रीज। नाउ एडवांटेजेस क्या होते हैं? सो एसी चार्जिंग में ये स्लो चार्जिंग होती है, और इसमें जो है ऑनबोर्ड चार्जर का यूज़ होता है। ऑनबोर्ड चार्जर का बस एक काम होता है कि वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, एंड डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के बाद ये पावर जो है बैटरी के पास जाती है, एंड जो स्पीड होती है चार्जिंग की वो डिपेंड करती है कि किस स्पीड में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो बैटरी के पास रिसीव हो रही है। फिर एडवांटेजेस ऑफ द एसी चार्जिंग स्टेशन। सो इसका मेन एडवांटेज होता है कि ये अफोर्डेबल है, सस्ता होता है, इजी ऑपरेशन होता है, इसका प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। साइज़ में ये स्मॉलर होते हैं, एंड इनका इंस्टॉलेशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, फास्टर होता है, एंड लेस एक्सपेंसिव होता है। डिसएडवांटेज क्या है? सो डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा स्लो होते हैं, मतलब इनका जो ऑपरेशन होता है वो स्लो होता है। नाउ डिस्कस अबाउट द डीसी चार्जिंग ऑफ द ईवी ऑल्सो गिव द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डीसी चार्जिंग स्टेशन। सो डीसी चार्जिंग जो होती है इसको हम लोग फास्ट चार्जिंग भी कहते हैं, इसको जो है हम लोग डीसी चार्जिंग स्टेशन पे परफॉर्म करते हैं। इट बाईपासेस द ऑनबोर्ड चार्जर ऑफ द इलेक्ट्रिक कार एंड सेंड्स द डायरेक्ट करंट वाया बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम टू द बैटरी। ये जो है ऑनबोर्ड चार्जर को पास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाता है, एंड ये जो है डायरेक्ट करंट की सप्लाई करता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से। मतलब इसमें ऑनबोर्ड चार्जर की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डीसी चार्जर है तो इसमें ऑलरेडी कन्वर्टर प्रेजेंट होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक कार में जब ये जो है डायरेक्ट करंट को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो है भेजता है इलेक्ट्रिक कार में। फिर चार्जिंग इज़ देयरफॉर नॉट लिमिटेड बाय द पावर ऑफ द ऑनबोर्ड चार्जर, एंड सो इट कैन बी मच फास्टर। सो ये जो है पावर इस चार्जिंग जो है ये ऑनबोर्ड चार्जर के द्वारा लिमिट नहीं करी जा सकती है। और डीसी इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ पावर। जो डीसी इंस्टॉलेशन होता है इसमें ढेर सारा पावर चाहिए होता है ग्रिड से, and this makes its costs quite high, resulting in higher tariffs for the charging. सो डीसी जो होता है इसको ज़्यादा अमाउंट में पावर चाहिए होता है, ग्रिड से पावर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसका कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से चार्जिंग कॉस्ट भी जो है बढ़ जाता है। डीसी चार्जिंग स्टेशन इज़ टेक्नोलॉजिकली मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन एसी चार्जिंग स्टेशन। जो डीसी चार्जिंग स्टेशन है ये टेक्निकली ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू दी एसी चार्जिंग स्टेशन। In addition, a DC charging station must be able to communicate with battery management system of the car in order to be able to adjust the output power parameter according to the condition and the capability of the battery. DC charger are mostly found along highways rather than at home or the business location. सो डीसी चार्जिंग जो होती है फास्ट चार्जिंग होती है, इसमें ऑनबोर्ड चार्जर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जो है डायरेक्ट करंट को इलेक्ट्रिक व्हीकल में भेजता है। भेजने के बाद क्या होता है कि ये जो है इसमें सारी चीज़ें होती हैं। डीसी इंस्टॉलेशन को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है ग्रिड से, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हो जाता है। और डीसी चार्जिंग स्टेशन जो होता है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एसी चार्जिंग सिस्टम से। एंड जो डीसी चार्जर होते हैं ये मोस्टली हाईवेज एरिया में पाए जाते हैं रेदर दैन होम और द बिजनेस लोकेशन। एडवांटेज देखें क्या होता है, तो मेन एडवांटेज इज़ दैट इट विल टेक प्लेस विद इन अ फ्यू मिनट। सो इसमें जो चार्जिंग होती है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है, ये इसका एडवांटेज है। फिर डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एसी चार्जिंग स्टेशन से, और इसका कॉस्ट भी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। एंड इसमें जो है जो ग्रिड से पावर चाहिए होता है वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ अबाउट द चार्जिंग मेथड। सो डिस्कस द वेरियस चार्जिंग मेथड फॉर द ईवी बैटरीज। सो ईवी बैटरीज चार्जिंग मस्ट बी कैरिड आउट वेरी केयरफुली since the charging method greatly affect how actively the electrochemical side reaction occur inside the battery and hence the cycle life of the battery itself. So EV की जो बैटरी चार्जिंग होती है इसको जो है केयरफुली करना चाहिए,
क्योंकि चार्जिंग मेथड जो है वो ग्रेटली मतलब इस पे इम्पैक्ट पड़ता है कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है वो बैटरी के अंदर हो रहे हैं। इस हिसाब से इसमें जो है चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फॉर दिस रीज़न फाइंडिंग द ऑप्टिमल टेक्निक, इस रीज़न की वजह से हमें एक ऑप्टिमल टेक्निक यूज़ करनी चाहिए ईवी बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए। सो कुछ मेथड्स हैं जो कि ईवी बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए यूज़ होते हैं। पहला है कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। सो इस मेथड में क्या होता है, इनिशियल कांस्टेंट करंट एंड फाइनल कांस्टेंट वोल्टेज को यूज़ करा जाता है। इनिशियल कांस्टेंट करंट और फाइनल कांस्टेंट वोल्टेज को यूज़ किया जाता है। इसमें जो चार्जिंग प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है कांस्टेंट करंट से एंड तब तक होते रहता है जब तक हमें एक कट ऑफ वोल्टेज ना मिल जाए। बैटरी चार्जिंग जो है ये कंटिन्यू रहेगी कांस्टेंट वोल्टेज तक, जो कि कट ऑफ वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। और जब फुल चार्ज हो जाएगा तो जो करंट की वैल्यू है वो 3 to 5% रेटेड करंट से डिक्रीज़ कर जाएगी। सो बेसिकली इसमें कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज जो है यूज़ करे जाते हैं चार्जिंग के लिए। कांस्टेंट करंट से स्टार्ट होगा चार्जिंग और तब तक होते रहेगा जब तक हमें एक कट ऑफ वोल्टेज ना मिल जाए। कट ऑफ वोल्टेज जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज के इक्वल है। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो जो कांस्टेंट जो करंट की वैल्यू है वो रेटेड करंट से 3 to 5% जो है कम हो जाएगी। फिर है हमारा दूसरा 5 स्टेप चार्जिंग पैटर्न। सो 5 स्टेप चार्जिंग पैटर्न कंसिस्ट इन अ मल्टी स्टेज। इसमें जो है 5 स्टेप कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड होता है, जिसमें कि चार्जिंग टाइम 5 स्टेप्स में डिवाइड होता है। हर एक स्टेप में जो करंट होता है एक कांस्टेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू पे सेट होता है। चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी विल इंक्रीज़। जो चार्जिंग के टाइम पे वोल्टेज जो होगा बैटरी का वो इंक्रीज़ करेगा एंड एक प्रीसेट लिमिट वोल्टेज तक इंक्रीज़ करेगा। जब वो प्रीसेट वैल्यू पर रीच करेगा तो वहाँ से जो स्टेज नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा। लाइक मैं मान लेती हूँ 1 से 5 वोल्टेज मैंने सेट किया है, तो जब चार्जिंग होना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे 1 2 3 4 5 जैसे ही वो 5 वैल्यू पे रीच करेगा फिर वहाँ से ब्रेक इन होगा और वो सेकेंड स्टेज में स्टार्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड में वो 1 से लेकर के जितनी भी वैल्यू सेट की जाएंगी उसको अटेन करने के बाद ऐसे ही इसका जो है जो पैटर्न है वो चेंज होता रहेगा। सो ये जो है प्रोसेस होता रहेगा 5वें स्टेज तक। टू फाइंड द चार्जिंग करंट इन ईच स्टेप डिफरेंट एल्गोरिदम कैन बी यूज। अगर हमें करंट को पता करना है हर एक स्टेप में तो इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिदम जो है यूज़ किए जाते हैं। 5 स्टेप चार्जिंग पैटर्न फॉर लिथियम आयन बैटरी। सो यहाँ पे हमारा वोल्टेज लिमिट है एंड ये जो है चार्ज टाइम 5 स्टेजेस में डिवाइड है। करंट की वैल्यू जो है एक थ्रेशोल्ड करंट की वैल्यू 5 स्टेजेस में कांस्टेंट वैल्यू सेट करी हुई है। अब यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। ये प्रीसेट वैल्यू आ गई हमारी, ये प्रीसेट वोल्टेज वैल्यू आ गई। यहाँ पे जैसे ही ये जाएगा फिर ये सेकेंड स्टेज में एंटर कर जाएगा, फिर यहाँ पे रीच करने के बाद ये थर्ड स्टेज में, ऐसे ही इसका फिनोमिना जो है होते रहता है। फिर थर्ड है हमारा पल्स चार्जिंग मेथड। सो इस चार्जिंग स्ट्रेटजी से क्या होता है, जो चार्जिंग करंट होता है उसको हम लोग बैटरी में इंजेक्ट करते हैं पल्स के फॉर्म में, ताकि एक रेस्ट पीरियड प्रोवाइड किया जा सके आयंस को कि वो डिफ्यूज़ होना चाहे तो डिफ्यूज़ हो जाए या फिर न्यूट्रलाइज होना चाहे तो न्यूट्रलाइज हो जाए। जो चार्जिंग रेट है ये डिपेंड करता है एवरेज करंट पर, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द विथ ऑफ द पल्सेस। दिस मेथड कैन स्पीड अप द चार्जिंग प्रोसेस, स्लो डाउन द पोलराइजेशन इफेक्ट एंड इंक्रीज द लाइफ साइकिल। इसकी वजह से चार्जिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्पीड अप मतलब इंक्रीज़ हो सकता है एंड पोलराइजेशन इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है एंड इंक्रीज़ करता है लाइफ साइकिल को। सो बेसिकली ये जो होता है पल्स चार्जिंग मेथड होता है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पल्स के फॉर्म में जो है इंटीग्रेट करते हैं बैटरी में, जो कि एक रेस्टिंग पीरियड प्रोवाइड करता है आयंस को, ताकि वो जो है डिफ्यूज़ हो जाए, चाहे तो रिफ्यूज़ हो या फिर न्यूट्रलाइज हो। इसमें जो है चार्जिंग रेट डिपेंड करता है एवरेज करंट के ऊपर, और जो ये चार्जिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकता है, पोलराइजेशन इफेक्ट को डिक्रीज़ कर सकता है और लाइफ साइकिल को जो है इंक्रीज़ करता है। जो पल्स चार्ज करंट होता है इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं एम्पलीट्यूड, ड्यूटी साइकिल एंड फ्रिक्वेंसी से। 2 डिफरेंट पल्स चार्जिंग मेथड एग्जिस्ट करता है, ड्यूटी फिक्स्ड एंड दी ड्यूटी वेरिड पल्स चार्ज स्ट्रेटजी। सो इसमें हमारा मान लेते हैं ये करंट इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद टी ऑन एंड टी ऑफ आ गया एंड टी इज़ इक्वल टू 1/f, जो ये वैल्यू है 1/f के इक्वल हो जाएगी।
Now next question, discuss the onboard charger for the EV batteries. What are various requirement for an onboard charger? सो ऑनबोर्ड चार्जर एक टाइप का चार्जर होता है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को जो है डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है. सो ये जो होता है कि एक क्रिटिकल फैक्टर होता है वाइल चूजिंग ईवी. द टाइम नीडेड टू रिप्लेनिश द ईवी बैटरी इज सिग्निफिकेंटली लॉन्गर. सो चार्जिंग कैन बी ईदर AC or DC. The battery requires DC to charge, so in AC charging a conversion needed between the charging socket and the battery. सो बैटरी को जो है DC करंट चाहिए होता है चार्ज होने के लिए. तो AC चार्जिंग के केस में क्या है, हमें एक कन्वर्टर चाहिए होता है चार्जिंग सॉकेट और बैटरी के बीच में, ताकि चार्जिंग बैटरी से जो हमारा जो यहाँ पे जो है AC से DC कन्वर्जन करा जा सके. AC चार्जिंग टिपिकली इंक्लूड्स, जो AC चार्जिंग होता है इसमें एक ऑनबोर्ड चार्जर होता है. ऑनबोर्ड चार्जर जो होता है ये EV बैटरी को चार्ज करने का काम करता है एंड इसका मेन पर्पस होता है AC पावर जो ग्रिड से मिल रही है हमें उसको जो है DC पावर में कन्वर्ट करना है and store this DC power in the EV battery. These onboard charger system can vary in power level and the charging speed. In addition, potential feature of the onboard charger is to provide, इसका एक एडिशनल फीचर होता है कि ये बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो को प्रोवाइड करता है, लाइक ग्रिड टू बैटरी, बैटरी टू ग्रिड. नाउ रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनबोर्ड चार्जर. सो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होता है कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है ग्रिड से लेके बैटरी में, बाई डायरेक्शनल फ्लो को प्रोवाइड करता है. एंड ऑनबोर्ड चार्जर जो है ये टाइप्स ऑफ चार्जर जो अवेलेबल है उसके हिसाब से होना चाहिए. एंड ऑनबोर्ड चार्जर इज़ परमानेंटली माउंटेड, द वेट मस्ट बी मिनिमाइज. जैसे कि हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसमें ऑनबोर्ड चार्जर हमेशा लगा होता है, तो इसका जो वेट है वो थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए. सो ऑनबोर्ड चार्जर 2 पॉइंट याद रखना है. ऑनबोर्ड चार्जर जो है EV बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, ये जो है AC को DC में कन्वर्ट करता है और ये बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सिस्टम को प्रोवाइड करता है. अब ऑफ बोर्ड चार्जर क्या होता है? सो चार्जिंग ऑफ एन EVs इन दी ऑफ बोर्ड सिस्टम इज़ कैरिड आउट बाई चार्जिंग स्टेशन. ये चार्जिंग स्टेशन पे होता है. ऑफ बोर्ड का मतलब होता है चार्जिंग सिस्टम नॉट नेटिव टू द व्हीकल इटसेल्फ. इन अदर वर्ड द इक्विपमेंट रिलेटेड टू द चार्जिंग सेक्शन ऑफ EV except for the battery is only at the charging station. Therefore the cost of producing electric car is reduced compared to the on-board ones. Also the power density and the efficiency are improved compared to the onboard charger and the charging time is significantly reduced. So ऑफ बोर्ड चार्जर जो होते हैं, जो ऑफ बोर्ड चार्जर से जो EV बैटरी को चार्ज करते हैं हम लोग, ये जो है चार्जिंग स्टेशन पे ही परफॉर्म किया जा सकता है. ऑफ बोर्ड का मतलब है कि वो व्हीकल के नेटिव, दैट इज़ समथिंग नॉट नेटिव टू द व्हीकल इटसेल्फ. अगर दूसरे टर्म्स में बात करें तो चार्जिंग सेक्शन ऑफ जो बैटरी के अलावा और भी जो बैटरी के अलावा जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कार के, वो जो होते हैं चार्जिंग के, वो जो है कार में फिटेड होते हैं. सो चार्जिंग सेक्शन ऑफ EVs एक्सेप्ट फॉर द बैटरी इज़ ओनली एट द चार्जिंग स्टेशन. ओ सॉरी फॉर दिस पॉइंट. सो जो EV चार्जिंग के लिए जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो चार्जिंग स्टेशन पे अवेलेबल होते हैं एक्सेप्ट द बैटरी. फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक कार इज़ रिड्यूस कंपेयर टू दी ऑन बोर्ड वंस. फिर इसके बाद है दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम इज़ नोन एज DC फास्ट चार्जर. इसको हम लोग DC फास्ट चार्जर भी बोलते हैं. ऑन बोर्ड चार्जर को AC चार्जिंग सिस्टम एंड ऑफ बोर्ड को DC चार्जिंग सिस्टम, इसको 2 टाइप में डिवाइड करा गया है, AC कनेक्टेड एंड DC कनेक्टेड. दोनों इस सिस्टम में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में बी यूज इन सम एप्लीकेशन. दोनों सिस्टम में AC कनेक्टेड DC कनेक्टेड दोनों में हम लोग जो है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है या फिर सोर्स है उसको यूज़ कर सकते हैं. इन जनरल DC कनेक्टेड सिस्टम हैव हाई एफिशिएंसी, सिंपल कंट्रोल, फीवर कन्वर्जन स्टेप्स कंपेयर टू द AC कनेक्टेड वन. सो जनरली बात करें जो DC कनेक्टेड सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है एंड इट कैन बी यूज इन सम एप्लीकेशन. जनरली जो होता है DC कनेक्टेड सिस्टम जो होता है हाई एफिशिएंसी होती है. AC कनेक्टेड सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है DC के कंपैरिजन में कम होती है.
नाउ कंपेयर ऑन बोर्ड चार्जर एंड दी ऑफ बोर्ड चार्जर। सो ऑन बोर्ड चार्जर की जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, लेस एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ऑफ बोर्ड चार्जर में हायर एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। प्रॉब्लम ऑफ बैटरी हीटिंग इज़ नॉट कंसर्न। ऑन बोर्ड चार्जर में हीटिंग का कोई इशू नहीं होता है, ऑफ बोर्ड चार्जर में हीटिंग इशू हो जाता है। वेट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो ऑन बोर्ड चार्जर होता है ये वेट ऐड करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि इसको सेपरेटली वहाँ पे रखा जाता है, मतलब यूज़ करा जाता है। फिर इसमें ये ऑफ बोर्ड चार्जर में तो कोई भी वेट ऐड नहीं होता है, क्योंकि वो चार्जर के अंदर ही इंटीग्रेटेड होता है। और स्लो चार्जिंग होती है ऑन बोर्ड चार्जर की, और ये ऑफ बोर्ड चार्जर जो होता है फास्ट चार्जिंग करता है। जो ऑन बोर्ड चार्जर होता है लो पावर लेवल पे भी चार्जिंग कर सकता है, बट ऑफ बोर्ड चार्जर को जो है हाई पावर लेवल की ज़रूरत पड़ती है। जो ऑन बोर्ड चार्जर होता है इसको हम लोग किसी भी प्लेस पर जो है रिचार्ज कर सकते हैं, और ऑफ बोर्ड चार्जर को हम लोग कहीं भी नहीं रिचार्ज कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें चार्जिंग स्टेशन के पास जाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स विथ द ऑन बोर्ड चार्जर इज़ हाई। जो कॉस्ट होता है इलेक्ट्रिक कार का ऑन बोर्ड चार्जर के साथ वो ज़्यादा होता है, और ऑफ बोर्ड चार्जर के साथ जो होता है वो कम होता है। So next question is discuss the communication between the charging station and the electric vehicle in ISO International Organization Standardization 15118. So the communication between the charging system and the electric vehicle is performed। जो communication होता है चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इसको परफॉर्म किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 15118 के अकॉर्डिंग। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अ प्रोटोकॉल स्टैक इन जनरल इज़ द कंसेप्चुअल आर्किटेक्चर ऑफ अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें एक कंसेप्चुअल आर्किटेक्चर प्रोवाइड करा जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच में हो पाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं पावर लाइन कम्युनिकेशन के ऊपर। किसके थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं, तो पावर लाइन कम्युनिकेशन पे ये लोग जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल और चार्जिंग स्टेशन। ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड चार्जिंग स्टेशन एक्सचेंज वेरियस मैसेजेस। जो कम्युनिकेशन के टाइम पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो चार्जिंग स्टेशन होता है ये मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं IPv6 UDP और TCP प्रोटोकॉल्स पे। दिस मैसेजेस हैज़ टू बी डिस्क्राइब्ड इन दी ISO 15118 Part 2। द डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर फंक्शनैलिटी इज़ डिस्क्राइब्ड इन ISO 15118 Part 3। सो इसमें यही चीज़ है कि इसके 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है पावर लाइन कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। फिर उसके बाद ये जो है अपना इंफॉर्मेशन कन्वे या फिर जो मैसेज होता है कन्वे करते हैं IPv6 के ऊपर। और जो डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर होता है ये दोनों जो है पार्ट 3 में आते हैं। सो बेसिकली दीज ऑल एंटिटीज़ आर इन्वॉल्व फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड द चार्जिंग station, which is done by using the Indian International Organization for Standardization 15118। फिर उसके बाद ये जो है जो स्टैंडर्ड है ये प्रोवाइड करता है सीक्वेंस मैसेज पैरामीटर्स टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन। जो डेटा सिक्योरिटी मेथड जो है इसमें होते हैं, जैसे कि इंक्रिप्शन मेथड, फॉर्मेट एंड दी कंटेंट्स ऑफ द सर्टिफिकेट मेथड। सो इसमें डेटा की सिक्योरिटी का भी प्रोविज़न है। ये जो है एक कंट्रोल्ड चार्जिंग कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ऑथेंटिकेशन सर्विसेज का सिलेक्शन, चार्जिंग कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। ईच प्रोटोकॉल इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ सिंटेक्स सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग कांस्टेंट। सो बेसिकली ये जो है कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच में। इनके कुछ स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि इनका कम्युनिकेशन जो होता है वो पावर लाइन कम्युनिकेशन पे होता है, इनका मैसेज कन्वे IPv6 पे होता है, डेटा लिंक एंड जो फिजिकल लेयर है ये पार्ट 3 में प्रेजेंट होते हैं। एंड इनमें जो है डेटा प्रोटेक्शन भी होता है, जैसे इंक्रिप्शन के थ्रू। और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो होते हैं वो चार्जिंग वोल्टेज के चार्जिंग के लिए वो होता है वोल्टेज, करंट, चार्जिंग पावर,
desired start or the stop of the charging process, and the tariff table. Let's move ahead with the discussion of the next question. So discuss the open charge point protocol. Also mention the benefits of open charge point protocol. So ये जो होता है एक ओपन सोर्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है विच इज़ रेगुलेटेड बाय ओपन चार्ज अलायंस. It has become a de facto standard enabling the transparent communication between EV charger and back-end charging station management system. तो ये जो होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि ओपन चार्ज अलायंस के द्वारा रेगुलेट होता है. इसमें कम्युनिकेशन जो होता है ईवी चार्जर और जो बैक एंड बैटरी मैनेजमेंट, बैक एंड चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके बीच में परफॉर्म करता है. ये एक लाइसेंस फ्री एंड वेंडर एग्नोस्टिक प्रोटोकॉल होता है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है चार्जर और बैक एंड सिस्टम के बीच में. तो कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, जो चार्जर है और बैक एंड यूज़र है या फिर बैक एंड चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में. लाइसेंस फ्री होता है, वेंडर एग्नोस्टिक होता है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन ईजिली कन्वे हो जाता है चार्जर और बैक एंड सिस्टम के बीच में. इसमें जो है कोई भी पैसा नहीं लगता है. द मोस्ट कॉमन वेज टू कनेक्ट अ चार्ज पॉइंट विथ अ सेंट्रल क्लाउड सिस्टम ऑफ ईवी चार्जिंग इज़ टू कनेक्ट ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल. सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका जो होता है एक चार्ज पॉइंट को सेंट्रल क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए वो होता है कि हम लोग ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें. अब इसका हम लोग देखते हैं डायग्राम. सो एक जो है ये सेंट्रल सिस्टम है, ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल है, एंड ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट एंड ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है. सो अगर हम लोग OCPP को कनेक्ट कर देते हैं इंटरनेट से तो ये जो है हमें एक ओपन चार्ज क्लाउड कंट्रोल दे देगा. एंड ये जो है सेंट्रल सिस्टम OCPP मतलब ओपन चार्ज पॉइंट से कंट्रोल कर देंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, एंड देन ये जो है चार्ज कर देगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को. सो जो ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल है इसमें जो है कितने भी नंबर के चार्जिंग स्टेशन हो सकते हैं. एंड दीज स्टेशन, ये जो ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल है इसमें चाहे जितने नंबर के चार्जिंग स्टेशन हो सकते हैं. और ये सारे स्टेशंस को मैनेज करने के लिए एक चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है. और चार्जिंग स्टेशन इटसेल्फ में है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. जो चार्जिंग स्टेशन है उसमें हो सकता है कि बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट हों, मल्टीपल कनेक्टर्स लगे हों उसमें. फिर जो ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल है ये एक सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे सब प्रोटोकॉल्स भी हैं. Before switching to a different charging software, selecting new charger equipment was difficult due to closed system working on the proprietary communication protocol. सो बेसिकली ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल जो होता है एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है चार्जर और बैक एंड यूज़र के बीच में. इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, इसमें कोई भी लाइसेंस नहीं लगना है, तो ईजिली इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाती है. और जो बेस्ट वे होता है एक सेंट्रल सिस्टम से ओपन चार्ज को कनेक्ट करने का वो होता है कि ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल को हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर दें. जो ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इसमें मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन हो सकते हैं. उन चार्जिंग स्टेशन को मैनेज करने के लिए एक चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है. चार्जिंग इसमें जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट्स और बहुत सारे कनेक्टर्स जो हैं लगे हो सकते हैं. एंड ये जो होता है एक सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें बहुत सारे सब प्रोटोकॉल्स भी जो है यूज़ होते हैं. नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल के बेनिफिट्स क्या होते हैं. सो फ्लेक्सिबिलिटी होता है इसका. It enables operator to choose from the charger offering the latest technology software offering better pricing. So ये flexibility ऑफ़र करता है यूज़र्स को कि उनको किस टाइप का चाहिए, प्राइसिंग के हिसाब से या फिर काम के हिसाब से, जिस हिसाब से भी उनको काम चाहिए उस हिसाब से ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ़र करता है. इंटेरोपेरेबिलिटी OCPP इज़ अ वेंडर एग्नोस्टिक, मीनिंग ये जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैन वर्क विथ ईच अदर विदाउट एनी चेंज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये जो होता है वेंडर एग्नोस्टिक होता है, मतलब कि इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को एक साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर. सो
इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को हम लोग साथ में यूज़ कर सकते हैं। साथ में यूज़ करेंगे तो हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत पड़े। स्केलेबिलिटी, सो ऑपरेटर्स कैन ऐड न्यू चार्जर फ्रॉम द डिफरेंट वेंडर और सेलेक्ट न्यू सर्विसेज प्रोवाइडर। जो ऑपरेटर हैं वो न्यू चार्जर को ऐड कर सकते हैं डिफरेंट वेंडर से या फिर नए सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं एज़ पर दी नीड। फ्यूचर प्रूफ क्या होता है? सो ये वेंडर एग्नोस्टिक होता है, जिसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो इस पर लगेगा वो सेफ़ होगा। मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं OCPP पे तो देन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो सेफ़ रहेगा। नाउ द पार्ट 7 इज़ अबाउट क्लाउड एंड द डिवाइस साइड। So what do you understand by the cloud side of the charging system of EV? So the need to manage and control the charging process that take place at various charging station spread out over a large urban area requires the implementation of a large scale communication infrastructure. सो जो मैनेज और कंट्रोल चार्जिंग प्रोसेस में चाहिए होता है, जैसे बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे चार्जिंग प्रोसेस को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हमें एक लार्ज स्केल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली मान लेते हैं ये चार्जिंग स्टेशन है, ये चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पे चार्ज प्रोसेस को करने के लिए कंट्रोल और बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, तो हमें इसके लिए एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। नॉट ओनली द बिलिंग ऑफ द चार्जिंग प्रोसेस रिक्वायर कम्युनिकेशन बट ऑल्सो अप्रोचेस टू कोऑर्डिनेट कंट्रोल स्ट्रेटजीज विच एलिमिनेट द इफेक्ट्स ऑफ द साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट EVs। सो सिर्फ बिलिंग का नहीं कि चार्जिंग कर रहे हैं, इतने टाइम किए तो इतना पैसा हुआ, वो बिलिंग के अलावा भी इसमें बहुत सारे कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिनको जो है हमें एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। द सोल्यूशन इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वेरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ चार्जर। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम में बहुत सारी टेक्नोलॉजी के चार्जर होते हैं, जैसे स्लो चार्जर, फास्ट चार्जर, अल्ट्रा फास्ट चार्जर एंड EV डेटा क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये सारी जो है टेक्नोलॉजी होती हैं। सिस्टम इज़ बिल्ट ऑन आर्किटेक्चर ऑफ ओपन डेटा प्लेटफॉर्म दैट ऑपरेट इन अ क्लाउड सर्विस इन्वायरमेंट। दिस डेटा क्लाउड इज़ द की component for handling the electric mobility data. The charging infrastructure is connected to and interact with the data cloud in order to open up the potential of EVs to involve the stakeholders. EV data cloud platform enables the scaling of EV charging station and managing wide charging network more efficiently. So basically हमें जो है चार्जिंग प्रोसेस को मैनेज एंड कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। बिलिंग के अलावा कंट्रोल और सारी चीज़ों के लिए हमें जो है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। EV चार्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत सारी होती हैं, फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग एंड दी अल्ट्रा फास्ट एंड EV डेटा क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो जो डेटा क्लाउड होता है ये की कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डेटा को हैंडल करने के लिए। सो डेटा क्लाउड इज़ द की कंपोनेंट फॉर हैंडलिंग द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डेटा। सो इसमें क्या होता है कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये डेटा क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करता है एंड जो इन ऑर्डर टू ओपन अप विद द पोटेंशियल ऑफ EV टू इन्वॉल्व द स्टेक होल्डर। जो ये जो होता है डेटा क्लाउड प्लेटफॉर्म जो होता है ये EV चार्जिंग ऑपरेशन को जो है स्केल अप करता है और जो चार्जिंग नेटवर्क्स हैं उनको जो है मोर एफिशिएंटली जो है मैनेज करने का काम करता है। सो लोअर ये जो क्लाउड साइड ऑफ चार्जिंग सिस्टम ऑफ EV है ये कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट को जो है कम कर देता है एंड जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देता है। इट मीन्स ये मैनेज करता है चार्जिंग प्रोसेस को, ऑपरेशनल कॉस्ट को डिक्रीज़ करता है एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जो है ये बढ़ा देता है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिवाइस साइड ऑफ द चार्जिंग सिस्टम ऑफ EV? So car charging cables tend to have two connectors, one that plug into the vehicle socket and the other into the charge point itself. जब हम लोग कार चार्जिंग केबल जो होता है उसमें दो कनेक्टर होता है, एक जो है
जो व्हीकल में कनेक्ट होता है, व्हीकल सॉकेट में कनेक्ट होता है, और दूसरा जो है चार्ज पॉइंट पे खुद से कनेक्ट होता है। दिस कनेक्टर टाइप फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ द व्हीकल। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कार, डिफरेंट कनेक्टर विल फिट इनटू द कार सॉकेट। सो ये जो कनेक्टर होता है कार के सॉकेट में फिट करता है, और कार के हिसाब से जो है डिफरेंट कनेक्टर को यूज़ किया जाता है, सो दैट इट कैन गेट फिटेड विद द कार सॉकेट। ईवी चार्जिंग इक्विपमेंट फॉल इनटू 3 मेन कैटेगरी। जो ईवी चार्जिंग इक्विपमेंट है ये 3 मेन कैटेगरी में जाता है। 110 वोल्टेज सिस्टम से लेकर के 400 वोल्टेज सिस्टम में। मोस्ट ईवी कम विथ एन ऑनबोर्ड लेवल 1 चार्जर एज दी स्टैंडर्ड फीचर। ज़्यादातर ईवी जो है लेवल 1 स्टैंडर्ड पे आती हैं। लेवल 1 जो होता है इसमें 110 वोल्टेज होता है एंड 3.3 किलोवाट का जो है ये पावर ऑफर करता है। लेवल 2 में 6.6 किलोवाट का पावर एंड जो वोल्टेज होता है 220 से लेके 240 वोल्टेज का होता है। लेवल 2 चार्जिंग यूनिट कैन चार्ज ईवी इन अबाउट हाफ द टाइम ऑफ द लेवल 1 चार्जर। सो जो लेवल 2 चार्जर यूनिट होता है ये ईवी जो लेवल 1 चार्जर टाइम लेता है उसके आधे टाइम में ही बैटरी को पूरा चार्ज कर सकता है। और फिर उसके बाद लेवल 3 चार्जर, इसको बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होता है, और ये जो है ईवी बैटरी को सिर्फ 10 मिनट में चार्ज कर देता है एंड इसका जो वोल्टेज होता है वो 480 वोल्टेज होता है। ड्यू टू द हाई वोल्टेज एंड द करेंट ऑफ द लेवल 3 चार्जर दे विल मोर लाइकली बी यूज इन द पब्लिक चार्जर स्टेशन। ये जो है हाई वोल्टेज की वजह से इनको ज़्यादातर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में यूज़ करा जाता है। सो अगर मैं बात करूँ कि डिवाइस साइड ऑफ द ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल, डिवाइस साइड ऑफ द चार्जिंग सिस्टम ऑफ ईवी, तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो कार चार्जिंग होते हैं उसमें 2 कनेक्टर होता है, एक कार सॉकेट के लिए और एक चार्ज पॉइंट के लिए। जो कनेक्टर होता है वो कनेक्ट करता है सॉकेट के साथ, और ये डिपेंड करता है किस टाइप की कार है उस हिसाब से कनेक्टर एंड चार्ज जो सॉकेट्स होते हैं, व्हीकल सॉकेट्स, वो यूज़ होते हैं। ईवी चार्जिंग इक्विपमेंट को हम लोग जो है तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 110 वोल्टेज से लेकर के 400 वोल्टेज में। लेवल 1 जो होता है इसका वोल्टेज 110 वोल्ट होता है एंड जो इसमें पावर सप्लाई होती है 3.3 किलोवाट की होती है। एंड लेवल 2 जो होता है इसके 220 से लेकर के 240 वोल्ट होती है एंड पावर जो होता है 6.6 किलोवाट का होता है। एंड लेवल 2 जो होता है लेवल 1 चार्जर से आधा टाइम लेता है ईवी को चार्ज करने में। लेवल 3 जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, इसका 480 वोल्टेज होता है एंड ये जो है 10 मिनट में पूरी ईवी बैटरी को चार्ज कर देता है। एंड इसकी हाई वोल्टेज और करंट की वजह से जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे इसको ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। नाउ मेट्रोलॉजी क्या होता है? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेट्रोलॉजी इन द चार्जिंग सिस्टम? सो मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट embracing both experimental and the theoretical determination at any level of uncertainty in any field of science and technology. सो मेट्रोलॉजी जो होता है ये साइंस ऑफ मेजरमेंट होता है जिसमें हम लोग थियोरेटिकल और जो प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन होता है किसी भी चीज़ का वो करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। सो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आने वाली किसी भी अनसर्टेनिटी का थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन करते हैं हम लोग, इसी को हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी जो होता है साइंस ऑफ मेजरमेंट कहलाता है। अब इसका पर्पज़ क्या होता है? एक्यूरेट और रिलायबल मेजरमेंट प्रोवाइड करना, ताकि एक्यूरेट एंड जो रिलायबल मेजरमेंट होता है उसको प्रोवाइड करना फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड द इन्वायरमेंट। मेट्रोलॉजी को हम लोग जो है 3 सब फील्ड में डिवाइड कर सकते हैं, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी, अप्लाइड मेट्रोलॉजी एंड द लीगल मेट्रोलॉजी। अब देखते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। सो साइंटिफिक मेट्रोलॉजी जो होता है ये बेसिस होता है सभी फील्ड का। ये जो है इसका मेन एम्फेसिस होता है न्यू मेजरमेंट मेथड को बनाना और उसको यूज़र के पास पहुंचाना। फिर अप्लाइड मेट्रोलॉजी जो होता है इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा एम्फेसिस होता है, मतलब कि मेजरमेंट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना और उनका रियल लाइफ में क्या यूज़ है उसको जो है एंड यूज़र्स को देना, ये सारी जो है अप्लाइड मेट्रोलॉजी में आ गया। लीगल मेट्रोलॉजी जो होता है ये जो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पे एम्फेसिस होता है इसका,
जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड द फेयर ट्रेड। जैसे मार्केट में आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं बन रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है इंस्टॉल हो रहे हैं, तो एक लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क होगा मिसिंग है वो अभी। कंज्यूमर्स आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड एज दे एक्सपेक्ट टू बी अनलाइक फॉर द सिमिलर ट्रांजेक्शन। सो जो मेट्रोलॉजिकल रेगुलेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली रेगुलेटरी अप्रोच को ये जो है फॉलो करता है एंड लीगल यूज़ ऑफ ऑल दिस थिंग्स को ये जो है कंफर्म करता है। फिर डिस्कस द बिलिंग इन द चार्जिंग सिस्टम ऑफ द ईवी। सो बिलिंग क्या होता है? विथ द कांस्टेंट राइज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल वी नीड अ वाइड स्प्रेड जैसे जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल रन ही नहीं करेगा। जो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम जो है आती है इसमें वो होती है बिलिंग सिस्टम की, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की, जहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कस्टमर को ओवर चार्ज कर लेते हैं। सो सेगमेंट बाई सेगमेंट बिलिंग परफॉर्म करना और बाई डायरेक्शनल ऑडिट बिटवीन द चार्जर सर्विस प्रोवाइडर एंड द ईवी जो है होना चाहिए। एक डिसएडवांटेज होता है सेगमेंट बाई सेगमेंट बिलिंग की, कि ये फ्री राइडर को चार्ज करने देते हैं बिफोर एंड आफ्टर द ऑथेंटिकेटेड ईवीज बाई यूटिलाइजिंग द हैंड ओवर डिले फ्रॉम वन सेगमेंट टू द अनदर एंड ऑथेंटिकेशन एंड टेम्पर प्रूफ मीटर्स को यूज़ करा जाता है। एंड बेसिकली बिलिंग का मतलब ये है कि जैसे जैसे ईवी की नंबरिंग बढ़ी तो हमें चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे। चार्जिंग स्टेशन को बढ़ाते तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो बिलिंग का प्रोसेस है वो अगर नहीं हो तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। जैसे हो सकता है कि जो ईवी प्रोवाइडर है वो हो सकता है वो ज़्यादा पैसे ले ले कस्टमर से, या फिर उसको बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए एक प्रॉपर बिलिंग प्रोसेस होना चाहिए, ताकि एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ जो पैसा लगा है एंड एक डेटा जो है रिकॉर्ड तैयार है कस्टमर के पास कि इतने घंटे चार्ज किए तो इतना एक्यूरेट हमें पैसे लगे इस चीज़ के। तो ये होता है बिलिंग। Now next question, what is the need of authentication in the electric vehicle charging? Discuss different authentication method used in the context of the electric vehicle charging. So authentication मतलब किसी की आइडेंटिटी को प्रूफ करना इज़ ऑथेंटिकेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के केस में ऑथेंटिकेशन इज़ रिलेवेंट व्हेन द चार्ज इज़ नॉट फ्री और व्हेन द फ्री चार्जर एक्सेस हैज़ अ लिमिटेशन फॉर द क्लोज्ड यूज़र ग्रुप। इसीलिए बिलिंग जो होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। ऑथेंटिकेशन मेथड जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कस्टमर इज़ ऑन साइट, ये जो होता है नेचुरल वे ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है। कस्टमर इज़ ऑन साइट मतलब जहाँ चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे कस्टमर जाता है एंड अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करवाता है। डायरेक्ट पेमेंट ये जो होता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मीन्स होता है कस्टमर कैन परचेज द इलेक्ट्रिसिटी एट द चार्जर विदाउट द नीड ऑफ हैविंग एनी अकाउंट और टोकन ऑफ CSP। फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये जो होता है एक कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन मेथड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे। फिर उसके बाद ऐप रिमोट ऑथेंटिकेशन होता है एंड देन जो है हमारा प्लग एंड चार्ज ऑथेंटिकेशन। सो ऑथेंटिकेशन मतलब एक की आइडेंटिटी को प्रूफ करना, और ईवी चार्जिंग के केस में बिलिंग प्रॉपरली हुई कि नहीं उसके ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं, जैसे कस्टमर इज़ ऑन साइट, डायरेक्ट पेमेंट, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऐप रिमोट ऑथेंटिकेशन एंड प्लग एंड चार्ज मेथड। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटिंग इन अ चार्जिंग सिस्टम ऑफ ईवी, वाई चार्जिंग सिस्टम ऑफ एन ईवी नीड्स द कंप्यूटिंग। सो रोल ऑफ कंप्यूटिंग इन अ चार्जिंग सिस्टम ऑफ ईवी, सो द कंप्यूटिंग कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय इंश्योरिंग द, ये जो होता है कंप्यूटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने का राइट टाइम क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करने में और कंट्रोल करने में, लोड कंट्रोल करने
करने में एंड ग्रिड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। ये इंश्योर करता है कि जो रियल टाइम कंप्यूटिंग है ये कहीं भी परफॉर्म किया जा सके और डिजिटाइजेशन इज़ अफोर्डेबल, स्केलेबल एंड दी सस्टेनेबल। फिर उसके बाद इसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली कस्टमर इंटरफेसिंग विद द चार्जिंग स्टेशन रिक्वायर्स एन अकाउंट लिंक विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड द पेमेंट मेथड। जो कस्टमर है उसके पास एक जो चार्जिंग स्टेशन पर जाता है उसको जो है एक अकाउंट चाहिए जो कि उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड पेमेंट मेथड से लिंक्ड हो। The car charging station need this information to allow a car to be charged। ये जो है बेसिक नेसेसिटी होती है। और चार्जिंग when a car is trying to charge it may or may not have internet connection at that time। जब कोई कार जो है चार्ज होती है तो हो सकता है कि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन हो या ना हो, तो ये जो होता है एक फेलियर का कॉज हो जाता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द हार्डवेयर ऑफ द कार चार्जिंग सिस्टम शुड बी capable enough to hold a lightweight database as it needed। Choosing a lightweight database ensure that no data is lost। एक हार्डवेयर कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आई। लाइक जब चार्जिंग करते हैं तो हो सकता है कि इंटरनेट से कनेक्शन हो और वो इंटरनेट कनेक्शन डिस्ट्रक्ट हो जाए, तो हो सकता है पूरी डेटा जो है लॉस्ट हो जाए। तो कंप्यूटिंग के थ्रू हम लोग जो है डेटा बेसिस को ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से जो डेटा हमारे अब तक के हैं वो एटलीस्ट प्रिजर्व रहें एंड उसका हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकें। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं। Now next question is explain the block diagram and the subsystem of low power charger level 1 and level 2 charger for the EV। The low power charger simply supplies AC power to the onboard charger in an EV which takes care of the charging process। लो पावर चार्जर जो होता है ये क्या करता है, AC पावर को ऑनबोर्ड चार्जर को AC सप्लाई देता है जो कि चार्जिंग प्रोसेस को करता है। They provide right amount of power from the grid required by the EV battery pack by communicating through it through the pilot wire। ये जो है राइट अमाउंट ऑफ पावर को ग्रिड से जो है ट्रांसफ़र करता है ऑन EV बैटरी पैक में और उससे कम्युनिकेट करता है पायलट वायर के थ्रू। अब इसका ब्लॉक डायग्राम है। अगर हम लोग देखें पहले इसके कंपोनेंट्स। जो AC पावर लाइन है ये क्या करता है, लो पावर चार्जर नॉर्मली यूजेस दी SAEJ 1772 स्टैंडर्ड प्लग कनेक्टर। द AC पावर लाइन L1 एंड L2 आर कनेक्टेड टू दी। जो AC पावर लाइन है वो कनेक्ट करेगा J1772 कनेक्टर से एक रिले के थ्रू। ये रिले क्या है, क्लोज हो जाएगा, क्लोज्ड टू बिगिन द चार्जिंग प्रोसेस एंड ओपन व्हेन चार्जिंग इज़ कंप्लीट। ये क्लोज हो जाएगा जिसकी वजह से चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड ओपन हो जाएगा जब फुल चार्ज हमें मिल जाएगा। पायलट सिग्नल कम्युनिकेशन, ये जो होता है ये बैटरी स्टेटस को डिटेक्ट करता है एंड होस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम डिसाइड हाउ मच पावर शुड बी सप्लाइड टू दी ऑनबोर्ड चार्जर। पावर सप्लाई, द पावर सप्लाई यूनिट कंसिस्ट ऑफ, जो पावर सप्लाई यूनिट है इसमें AC टू DC कन्वर्टर होता है एंड ये जो है कन्वर्ट करता है AC को 15 वोल्ट DC में। अब ये 15 वोल्ट DC जो है रेगुलेटर के पास जाएगा जिसमें जो है DC/DC कन्वर्टर लगा होगा एंड ये जो है इसके स्कीम्स होते हैं 12 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट कंट्रोलर। 12, 5 एंड 3.3 वोल्ट कंट्रोलर इन द चार्जर यूनिट। फिर इसके बाद जो मेजरमेंट सिस्टम होगा उसमें जो है VI सेंस सर्किट होगा जिसका यूज़ करेंगे हम लोग AC करंट और AC वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। फिर डिजिटल आइसोलेशन होता है। मेजरमेंट सब सिस्टम डील्स विद द AC वोल्टेज एंड करंट। इट इज़ डिजिटली आइसोलेटेड फ्रॉम द होस्ट प्रोसेसिंग सब सिस्टम। होस्ट प्रोसेसिंग इसमें जो है मेन माइक्रो कंट्रोलर होता है विच रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पायलट कम्युनिकेशन एंड बेस्ड on the information it trigger the relay। It also monitor the current and voltage using the values provided by the measurement subsystem and take the corrective action whenever required।
सो बेसिकली इसमें क्या है कि हमारा जो लेवल 1 एंड लेवल 2 चार्जर होगा वो J1772 से कनेक्ट करेगा। इसमें जो होता है रिले लगा होता है, रिले जो है क्लोज होता है, जिसकी वजह से प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड जब फुल चार्ज हो जाएगा तो ये जो है ओपन हो जाएगा। सो इससे जो है लेवल 1 एंड लेवल 2 जो है J1772 से कनेक्टेड है। इसके बाद पायलट सिग्नल कम्युनिकेशन, ये जो है बैटरी स्टेटस को डिटेक्ट करता है एंड होस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम को डिसाइड करता है कि कितना पावर चाहिए ऑनबोर्ड चार्जर को चार्ज करने के लिए। फिर उसके बाद पावर सप्लाई होता है जिसमें AC टू DC कन्वर्टर होता है। ये AC को 15 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। 15 वोल्ट DC जो है रेगुलेटर में जाता है जहाँ पे DC टू DC कन्वर्टर होता है एंड इसमें 3 DC कन्वर्टर स्कीम होती है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट का। फिर उसके बाद मेजरमेंट सिस्टम बेसिकली AC करंट एंड AC वोल्टेज को मेज़र करने का काम करता है। फिर डिजिटल आइसोलेशन जो है AC वोल्टेज एंड करंट, ये दोनों जो है एक दूसरे से डिजिटली आइसोलेटेड एंड थ्रू दी फ्रॉम दी होस्ट प्रोसेसिंग सब सिस्टम। और होस्ट प्रोसेसिंग सब सिस्टम में बहुत सारे मेन माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं विच रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कम्युनिकेशन एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ये जो होता है इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू एंड उसी के थ्रू जो है ये रिले को जो है ट्रिगर करता है, मॉनिटर करता है करंट एंड वोल्टेज को यूजिंग द वैल्यूज़ प्रोवाइडेड बाय द मेजरमेंट सब सिस्टम एंड टेक द करेक्टिव एक्शन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब सब सिस्टम ऑफ द लो पावर चार्जर फॉर द EV बैटरी चार्जिंग। सो EV बैटरी इज चार्ज बाय द बैटरी चार्जिंग सब सिस्टम फॉर द इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड द बेटर कंट्रोल। सो बेसिकली अगर मैं इसमें बात करूँ एक फ्लो में, तो ये मान लेते हैं ग्रिड है, ग्रिड से हमारी AC सप्लाई आई ट्रांसफार्मर के पास। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है यहाँ पे यूज़ होता है जिसका जो वोल्टेज होता है 230 टू 340 वोल्टेज होता है। अब इसके बाद हमारा जो होता है एक रेक्टिफायर लगा होगा, रेक्टिफायर, फिर उसके बाद रेक्टिफायर जो है कन्वर्ट करेगा AC को DC में। फिर LC कन्वर्टर होता है हमारा। फिर उसके बाद DC कन्वर्टर होता है जो कि हाई वोल्टेज हाई DC वैल्यू को जो है लो DC वैल्यू में कन्वर्ट करता है एंड ये DC वैल्यू जो है अब जाएगा EV बैटरी के पास। EV बैटरी जो है चार्ज हो जाएगी, फिर बैटरी चार्ज कंट्रोलर जो है उसको कंट्रोल करेगा। So this is the flow chart of the subsystem of low power charger for the EV charging system. So ब्लॉक डायग्राम हो गया, फिर उसके बाद लो पावर चार्जिंग सिस्टम फॉर EV ये हो गया। अब देखते हैं कि एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम एंड सब सिस्टम ऑफ द हायर पावर चार्जर। हम लोगों ने लो पावर चार्जर का देख लिया, अब हाई पावर चार्जर का देखेंगे। सो हाई पावर चार्जर आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड द लो पावर चार्जर सिंस DC कन्वर्जन फॉर द बैटरी पैक हैज़ टू बी डन बाय द EVSC इटसेल्फ। सो हाई पावर चार्जर जो होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है लो पावर चार्जर से, क्योंकि इसमें जो DC कन्वर्जन होता है बैटरी पैक का वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट को खुद से ही करना पड़ता है। ये जो है ऑनबोर्ड चार्जर को बाईपास करता है। सो इट शुड नो ऑल द वाइटल पैरामीटर्स ऑफ द बैटरी पैक टू चार्ज इट सेफली इन अ कैन और PLC पावर लाइन कम्युनिकेशन शुड बी। सो इसके लिए एक पावर लाइन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए EVSC और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में। हाई पावर चार्जर नॉर्मली यूजेज द कैडेमो चार्जर सॉकेट। एक हाई पावर चार्जर जो होता है कैडेमो चार्जर सॉकेट को यूज़ करता है। दिस चार्जर कैन डिलीवर अप टू 200 एम्पियर डायरेक्टली टू द बैटरी पैक टू चार्ज द EV इन लेस दैन 30 मिनट। सो ये जो है जो कैडेमो है ये 200 एम्पियर का करंट जो है सप्लाई करता है बैटरी पैक को और EV को चार्ज कर देता है 30 मिनट से अंदर ही। सो अगर इसमें बात करें तो मान लेते हैं ये 3 फेज AC सप्लाई है, इसका जो है AC टू DC कन्वर्जन होगा। फिर AC टू DC कन्वर्जन के बाद जो हाई DC वैल्यू होगा उसको लो DC वैल्यू में कन्वर्ट करा जाएगा। अब व्हीकल से ये पावर कम्युनिकेट कर पाए इसके लिए हमें एक PLC पावर लाइन कम्युनिकेशन या फिर कैन जो है ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 350 टू 700 पर DC जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को जाएगा एंड इसको चार्ज करेगा। फिर ह्यूमन मशीन इंटरफेस जो है यहाँ पे लगा होगा
पब्लिक एक्सेस के लिए। फिर कंपोनेंट्स में AC टू DC कन्वर्टर लगा होता है, तो AC को DC में कन्वर्ट करेगा। DC कन्वर्टर जो है हाई DC वैल्यू को लो DC वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। और ह्यूमन मशीन इंटरफेस लगा रहता है जो इसको जो है पब्लिक के एक्सेस के लिए प्रोवाइड करा जाता है। अब हमें लिखना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IEC 61850। सो ये होता है हमारा बेसिकली IEC का मतलब होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन। IEC 61850 रिप्रेजेंट्स अ कोर स्टैंडर्ड फॉर द फ्यूचर स्मार्ट ग्रिड डिप्लॉयमेंट एंड प्लेज अ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रिड ऑटोमेशन डोमेन। बेसिकली जो होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन होता है जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है फ्यूचर स्मार्ट ग्रिड डिप्लॉयमेंट के लिए, एंड ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रिड ऑटोमेशन के लिए। जो इसका स्कोप क्या होता है, तो इसका स्कोप ये होता है कि वेरियस जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको इंटीग्रेट करें इन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस एंड ये जो हमारा स्टैंडर्ड है 61850, ये जो है ग्रिड डिप्लॉयमेंट और ग्रिड ऑटोमेशन के लिए लाया गया था। इसका स्कोप क्या है कि वेरियस जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इसमें इंटीग्रेट करे जा सकें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के लिए। ये एक सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करता है एंड जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल मेकिंग देम एक्सेसिबल टू दी ऑथराइज्ड पार्टीज़। इनको जो है एक्सेसिबल बनाना जो ऑथराइज्ड पार्टी हैं उन्हें। नाउ टेक्निकल प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन 61850। इसका ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है एंड ये जो होता है टिपिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो कि TCP IP और